नमस्कार दोस्तों। सेजल ललकते हुए हल्के से हम कोशिश करेंगे देव कि आपकी हर सुबह हम इतनी ही खूबसूरत बनाएं जैसी आप चाहते हो। देव उसके चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर करके रिलैक्स। सेज मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा यह सब करने के लिए, पर मैं तो अपनी विश ऐसे ही पूरी करूँगा, शरारत से गैस की ओर इशारा करके। अब आप मुझसे ऐसे ही लिपटे रहोगे, सारी चाय हमारे देख कर उबल कर बाहर ही निकल पड़ेगी। सेजल झटके से देव से अलग होकर गैस स्टैंड की ओर मुड़ जाती है। देव सेजल को पकड़कर आराम से, आप इतना क्यों घबरा रही हो, चोट लग जाएगी, चलिए अब चाय दे दीजिए। सेजल छलनी लेकर एक कप रखती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। देव उसको एक नज़र देखकर पीछे से ही उसे अपनी बाहों में लेकर उसके हाथों को पकड़कर, श्रीमती जी चलिए अब अपना काम करिए। सेजल 2 कप में चाय डालती है और चाय के बर्तनों को रखने के बाद तुरंत देव के गले लग जाती है। देव के चेहरे पर सेजल की इस हरकत से बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। देव उसे बाहों में लेते हुए, चाय ठंडी हो रही है। सेजल शर्माते हुए देव से धीरे से अलग होती है। एक कप देव को पकड़ाकर दूसरा कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। देव उसे रोककर, रुकिए सेजल मैं लेता हूँ, शरारत से उसकी ओर देखकर। अभी आप मेरे प्यार की मधुसी छाइए, आप इसे एंजॉय करिए। अपनी तरफ इशारा करके मेरी बाहों को पकड़कर चलिए बाहर गार्डन में चलते हैं। सेजल एक नज़र देव को देखती है और ट्रे में दोनों कप रखकर देव को पकड़ा देती है। देव मुस्कुराते हुए एक हाथ में ट्रे लेता है और एक हाथ से सेजल को अपनी बाहों में लेकर गार्डन एरिया में जाकर वहां रखे कागज पर अपने पास बिठा लेता है। सेजल की शर्म के मारे आंख ही ऊपर नहीं होती। देव उसे चाय का कप पकड़ाते हुए, लीजिए श्रीमती जी, अपने पति के हाथ की चाय पीजिए और बताइए कैसी लगी। सेजल चाय पीती है। देव मुस्कुराकर इशारों से पूछता है। सेजल देव की ओर देखकर, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं आप, सब चीज़ बिल्कुल बराबर है, एकदम नपा तुला, मतलब परफेक्ट। देव मासूमियत से मुंह बनाते हुए, क्या सेज आपको इतनी फीकी चाय भी मीठी लग रही है। सेजल देव की ओर देखकर, लेकिन शक्कर तो ठीक है, फिर आपको चाय फीकी कैसे लगी। देव सेजल की तरफ अपना कप बढ़ाते हुए मासूमियत से, आप पीकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेजल जल्दी से देव का कप अपने मुंह से लगाकर एक सिप लेती है और देव के चेहरे पर स्माइल देखकर उसे समझ आ जाता है कि देव ने उसके साथ शरारत की है। देव अब आप बताइए, फीकी है ना। सेजल नीचे नजरें करके, आप हमसे मजाक कर रहे थे। देव सेजल के हाथ से कप लेकर अपने होठों से लगाकर, यार आपके पीते ही चाय में मिठास आ गई। शरारत से इसका मतलब आपको जो होठ है उनमें कुछ है, मिठास है, मन करता है। देव की बातें सुनकर सेजल एकदम हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। देव कप टेबल पर रखकर सेजल की कलाई पकड़ कर लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर, अरे आप तो मेरी बातों से ही सम से दोहरी हो रही हैं, फिर शादी के बाद आपका क्या होगा जान। सेजल मासूमियत से, आज आपने सुबह सुबह ही हमें परेशान करने का मूड बना लिया है, तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं। देव, श्रीमती जी आप तो मुझसे पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं मासूम सा बच्चा कहाँ आपसे शरारत कर रहा हूँ। थोड़ा सा हल्के लहजे में जान, जिसे आप मेरी शरारत कह रही हैं वो मेरा प्यार है, और आप इस सब की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऐसी शरारत तो थोड़ा रुक कर, शायद इससे भी ज़्यादा शरारत तो मैं 3 दिन बाद आपके साथ रोज़ करूँगा, और आप चाह कर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी धीरे धीरे मेरी इस शरारत में पिघल कर अपने आप को मुझे सौंप देंगी। देव की बातों से सेजल पूरी तरह अपनी बाहों में सिमट जाती है और धीरे से, देव उजाला हो रहा है, सब उठ जाएंगे, अब हमें अपने कमरे में जाना चाहिए, प्लीज़ देव छोड़िए। देव मुस्कुराते हुए उसे अपने से अलग करता है और, जाइए सेज आप रेडी हो जाइए। सेजल देव को छोड़कर, आप रेडी नहीं होंगे। देव सेजल की नज़रों से भी देखते हुए, आप जाइए, मुझे अभी नब का नशा चढ़ा हुआ है बीवी, और मैं थोड़ी देर इसी नशे में रहना पसंद करूँगा। सेजल देव की ओर बड़े प्यार से देखकर, इस नशे में इतना मत डूब जाइएगा, पतिदेव की टाइम का भी पता ना चले। देव हैरानी से सेजल की तरफ देखकर, ठहरिए आप, अभी बताता हूँ आपको। सेजल दौड़कर अंदर जाते हुए, पहले पकड़िए तो सही जनाब। देव सेजल को देखकर, आप हाथ तो आइए मैडम, फिर बताता हूँ आपको। आज आपने एक पुलिस वाले को चैलेंज किया है और वो अपने मुजरिम को बिना सजा दिए तो छोड़ ही नहीं सकता। इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर काउच पे बैठ जाता है। यहाँ सेजल दौड़ते हुए अंदर आती है और राज से टकरा जाती है। राज सेजल को देखकर, आ रही ओके सेजल। सेजल नजरें नीचे करके, जी हम ठीक हैं, सॉरी वो हमने ध्यान नहीं दिया, आपसे टकरा गई। राज हंसते हुए, देव ने ऐसा क्या कर दिया, आप इतनी बेचैनी से दौड़ लगा रही हैं। सेजल शर्मा का एक नज़र राज को देखती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में दौड़ जाती है। यहाँ राज हंसते हुए चुपचाप देव के बगल में आकर बैठ जाता है और देव के ऊपर नजरें गड़ाकर, ओ मजनू, सपनों से बाहर आ जा। चली गई वो अपने कमरे में। वैसे ऐसा क्या किया तूने उसके साथ, जो वो इतनी हड़बड़ी में थी, उसे मैं 6 फुट का इंसान नहीं दिखा और मुझसे टकरा गई। देव राज को देखकर, सुबह सुबह क्या भांग पी ली है जो अब नाप शनाप बोले जा रहा है, लगता है अपनी वाली से बात नहीं हुई रात में, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है।
राज ओ हेलो कुछ भी, हाँ ज़्यादा बकवास मत कर, तेरी शक्ल पर साफ साफ नज़र आ रहा है। हाय इतना शर्माना, देख देख कैसे प्यार टपक रहा है तेरे चेहरे से। कोई भी देखेगा तो उसे तेरा चेहरा देखकर ही समझ आ जाएगा कि तू कितना मदहोश हो रहा है सेजल के प्यार में। देव हो गया तेरा या और भी कुछ बोल रहा है? इतने में ही जगन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और दोनों कॉफ़ी का कप उठाते हैं और एक दूसरे को देखकर ज़ोर से हंस देते हैं। राज कॉफ़ी पीते हुए, मैं बहुत खुश हूँ देव तेरे लिए, जो मुझे सेजल जैसी इतनी प्यारी जीवन साथी मिली। तुम दोनों को साथ देखकर लगता है कि तुम एक आइडियल कपल बनोगे। देव हल्की मुस्कान से, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए भी कोई बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। बस मिलने की देर है। तेरी मैरिड लाइफ भी बहुत ही रोमांटिक होगी राज। राजदेव को देखकर, पता नहीं यार, अभी भी पापा को मनाना है। गंभीर होकर, तेरी शादी के बाद तो पापा से खुलकर बात करूंगा, इस पार या उस पार। देवराज के हाथ पर हाथ रखकर, रिलैक्स कर, सब अच्छा होगा, चल मूड सही कर और कॉफ़ी पी। कॉफ़ी ख़त्म कर राजदेव से, चला आजा अंदर, अब नहा ले और इनको कुंभकर्णों को उठा, नहीं तो निकलने में देर हो जाएगी। देव अंदर की तरफ देखते हुए, सब तो कुंभकर्ण है पर आज तो भाभी भी नहीं उठी। राज हंसते हुए, भाई ने रात को देर तक जगाया होगा इसलिए भाभी की नींद नहीं खुली। देव राज की ओर हैरानी से देखते, मतलब हद है यार, भाभी को भी नहीं छोड़ रहा, सुबह सुबह लगता है डोज ले ली है तूने। राजदेव को एक्साइट करके, और दूर कर मजनू, मैं सेजल नहीं हूँ, चुप ना मुँह मेरे मुँह से लगा रहा है, दूर हट। खुद तो आज पूरी तरह से सेजल के नशे में बोरिया हो गया है और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। देव उसके कंधों पे मार कर, कुछ नहीं हो सकता तेरा बेटा, रह सोचता रहे, मैं तो चला नहाने। नीलिमा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल देवजी। सेजल, वर्षा और शीतल से गले मिलकर भरत के साथ निकलती है। सीता छुप छुप कर कोई सी राज की ओर देखती है। राज सेजल के पास आकर कुशा से, चलें प्रिंसेस? कुशा, राज 2 मिनट। हैंडसम चाचू अभी हमें सबसे मिल तो लेने दो, आप रुकिए 1 मिनट। इतना कहकर वर्षा और स्वर को गले लगाकर, आप दोनों भी शादी कर लीजिए, आप साथ में बड़े अच्छे लगते हो। कुशा की बात सुनकर वर्षा और स्वर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुशा दोनों के गाल पे किस करती है और आई विंग करके, ज़्यादा शौक मत होइए, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो इसलिए कहा। वर्षा मुस्कुराकर कुशा के गाल खींचकर, आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे प्रिंसेस। कुशा अपने गालों को सहलाकर, आपसे बड़े मेरे गालों के पीछे क्यों पड़े हैं? शीतल की ओर देखकर, क्या आप भी हमारे गाल खींचेंगी? शीतल कुशा की गोद में लेकर, नहीं क्यूटी पाई, हम आपके इतने प्यारे रोई जैसे कोमल गालों को नहीं खींचेंगे। इतना कहकर उसकी दोनों गालों पे किस कर लेती है और उसे चॉकलेट देकर, ये आपके लिए रोजी। कुशा खुश होते हुए, आज आप भी मेरे हैंडसम चाचू जैसे मेरी पक्की वाली फ्रेंड हो। इतना कहकर राज को अपने पास बुलाती है। हैंडसम चाचू, ये हमारी नई दोस्त हैं, बिल्कुल परी जैसी हैं, आप भी हमसे दोस्ती कर लीजिए, फिर हम तीनों मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। राज एक नज़र शीतल को देखकर कुशा से, चलो डॉल, बाहर मम्मा पापा वेट कर रहे हैं, हम लेट हो गए तो आपके दादू आपसे बिना मिले ही चले जाएंगे। इतना कहकर शीतल की गोद से कुशा को लेता है और कुशा शीतल को किस करके बाय करती है। यह राज की उंगलियां शीतल को छू जाती हैं और उसके चेहरे पर बेचैनी सी आ जाती है। वो राज की तरफ देखती है लेकिन उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं, देखकर उदास हो जाती है। राज कुशा को लेकर चला जाता है। इधर देव विनोद को पट्टी बांधकर, सौर तुम वर्षा और शीतल के साथ निशु की गाड़ी लेकर निकल जाओ। सौर, जी जीजू, वैसे भी मम्मी का फ़ोन आया था, थोड़ा जल्दी निकलना है, आप भी दी को छोड़ दीजिए, हम सीधे घर जाएंगे। देव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल साली साहब। अंजलि और सेजल भी बाहर आती हैं और देव निशान से, निशान गाड़ी तुम ड्राइव करना, विनोद का घाव अभी ताज़ा है, ऐसे में उसका गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। विनोद को देखकर अजमेर पहुंचकर अक्षत अंकल के हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवा देना और उसके बाद विनोद को छोड़ना। विनोद भाई, या भाभी के साथ निकलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत, हाँ दिख रहा है, अब चलो चुपचाप गाड़ी की चाबी दो। अंजलि को देखकर, नौटंकी, वह कहाँ है? अंजलि, वो मैं भाई भाभी के साथ। निशांत उसका हाथ पकड़ते हुए, दिमाग खराब है तेरा, क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, हमारे साथ चल। अंजलि, लेकिन निशांत अंजलि का हाथ पकड़कर, आइए विनोद, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं इसे कब प्यार की भाषा समझ में आएगी। गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और म्यूजिक सिस्टम चालू करता है और FM पे गाना शुरू हो जाता है। निशान, हाँ हाँ चल बैठ। अंजलि गाड़ी में बैठ जाती है। उसे कल रात की बात है और अभी विनोद के द्वारा किए गए बर्ताव से बहुत ही बेचैन होती है और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सौर्य, वर्षा, शीतल के साथ महेश्वरी भवन पहुंच जाते हैं और सुमन और शेखर आ गए। बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा टूर? सौर्य सुमन को गले लगाकर, मम्मा बहुत अच्छा था, देव जीजू ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, दी वाकई किस्मत वाली है जो इन्होंने इतना प्यारा हम सफ़र मिला है। शीतल, हाँ मम्मा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीजू इज़ द बेस्ट, हर लड़की देव जीजू जैसा हम सफ़र पाना पसंद करेगी, इज जो केयरिंग एंड इनोसेंट। और दूसरे दिन सभी को शॉपिंग करने जाना है। सुमन कहते, सॉरी तुम सब साथ नाश्ता कर लो। सॉरी लेकिन मम्मा अब क्या रह गया है? सुमन सबको दुलारते हुए, सब पता चल जाएगा, वैसे भी मुझे कुछ
ज़रूरी सामान लेना है। वर्षा, शीतल तुम भी रेडी होकर आ जाओ। वर्षा, आंटी मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। सुमन, अर्णा हमें मार्केट में मिले कि मेरी बात हो गई है, तुम भी रेडी हो जाओ। वर्षा, ओके आंटी, हम बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आते हैं, फिर सबको लंच सर्व करते हैं। इधर शीतल देव के साथ घर आती है। सुमन, आइए देव बेटा, सही टाइम पर आ गए, लंच रेडी है, सब एक साथ करेंगे, आओ बच्चों। देव, मम्मी हमें तो अब तो मूड नहीं है मेरा, लेकिन आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रूर खाऊंगा, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। शेखर, शीतल बेटा देव को अपने रूम में लेकर जाओ। शीतल, जी पापा। आइए देव दोनों फ्रेश होने चले आते हैं। सुमन जी, हमें देव बेटा को बता देना चाहिए। सुमन खुश होते हुए, जी आपने तो मेरे मन की बात कह ली, मैं भी यही सोच रही थी, देव और शीतल को हमारा प्लान बता देना चाहिए। शेखर, ठीक है, फिर शीतल के कमरे में चलते हैं। थोड़ी देर बाद शेखर और सुमन शीतल के कमरे में जाते हैं और सुमन दरवाजे पर लॉक करती है। देव अंदर से, बस शीतल आ रहे हैं। सुमन, बेटा शीतल नहीं, मैं हूँ मम्मी। शीतल दरवाज़ा खोलती है और शेखर और सुमन दोनों को एक साथ अपने कमरे में देखकर घबराते हुए, क्या हुआ मम्मा, आप दोनों एक साथ, कुछ बात है क्या? शेखर अंदर आकर शीतल और देव को अपने पास बिठाते हैं। बच्चों, हम दोनों तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। देव शेखर जी के हाथ पे हाथ रखकर, बताइए पापा, हम सुन रहे हैं। सुमन देव और शीतल को अपने सरप्राइज प्लान के बारे में और भी मार्केट चलने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। देव, मम्मी व्हाट इज गुड आइडिया, मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए। कोई हम चारों को एक साथ देखे उससे पहले हम नीचे चलते हैं, नहीं तो हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। शीतल, हाँ मामा, देव सही कह रहे हैं, आप चलिए, हम बस 5 मिनट में आते हैं और सब नीचे आकर लंच करते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी मार्केट के लिए रवाना हो जाते हैं। देव शीतल के साथ वर्षा, शीतल और सौर्य थे। वहीं शेखर जी भी अर्णा और जय को साथ लेकर पहुंचते हैं। देव गाड़ी रुद्राक्ष मॉल में जाकर रुकता है और सभी ज्वेलरी सेक्शन में आ जाते हैं। हैरानी से, मम्मा अब क्या रह गया जो हम यहाँ आए हैं? देव सौर्य के कंधे पे हाथ रखा, साले साहब आप अंदर तो चलिए, या फिर यहीं खड़े खड़े सारे सवाल जवाब करेंगे। शेखर और सुमन देव की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। पापा आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। देव मैनेजर के पास आकर कुछ बात करता है और थोड़ी देर के बाद उनको ज्वाइन करता है। सौर्य सुमन से, मम्मा आप किसके लिए रिंग देख रहे हो? शेखर, सौर्य ज़्यादा सवाल जवाब मत कर बच्चे, तुम बस एक पेयर में पसंद करो। इतने में एक सेल्स गर्ल आकर कुछ यूनिक से डिजाइन देव और शीतल को बताती है। देव, मम्मा इनमें से कुछ चूज़ करिए। सुमन मुस्कुराती है। देव, कुछ पसंद आया सौर्य? पर जीजू लेना किसके लिए है, पहले यह बताइए। देव मुस्कुरा, अरे यार पहले तुम अपनी पसंद तो बताओ, फिर बताता हूँ। सौर्य को सब डिज़ाइन देखने के बाद रोज गोल्ड में एक यूनिक डिज़ाइन पसंद आता है। जीजू यह देखिए, मुझे तो यह पसंद है, अब आप बताइए। देव, कमाल कर दिया साले साहब, मेरी भी नज़रें इसी पर थी। देव वर्षा को दिखाते हुए, वर्षा देखो। वर्षा खुश होकर सौर्य की ओर देखती है। जीजू बहुत ही खूबसूरत है। देव मुस्कुराते हो, चलिए वर्षा जी आपको भी पसंद तो आई। अब मैं आपसे ही प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपनी सगाई वाले दिन इसी रिंग को अपनी उंगली में सजाएंगी। वर्षा शर्मा, क्या जी आप भी अपनी हमारी टांग खींच रहे हैं, अभी तो हमारी सगाई में टाइम है। देव, मैडम दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। शेखर की ओर देखकर, पापा यह देखिए। शेखर इशारे से हाँ करते हैं और अर्णा और अजय को रिंग दिखाते हैं। रिंग फाइनल होने के बाद देव मैनेजर के पास जाकर पेमेंट करता है और सुमन के पास आकर, मम्मा मैंने रिंग पर दोनों के नाम इनिशियल वर्ड लिखवाया है, शाम तक रेडी हो जाएगा, मैं आकर ले जाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। सुमन, थैंक यू बेटा, आपने संभाल लिया, वरना मैं तो इसके सवालों के जवाब देकर थक जाती। थोड़ी देर के बाद सब दोनों के लिए ड्रेस फाइनल करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दीवान जी, देव सब हो गया अच्छे से? देव, पापा थैंक यू सो मच, लव यू नॉट, जो आपने इतना वेल मैनेज सरप्राइज दिया। निशांत, फोटोशूट का थैंक यू है, वह भाभी के साथ पूरा दिन रोमांस किया उसका थैंक यू बोल रहे हो। दीवान जी, निशु नॉट फेयर बेटा, तेरी शादी पर मैं और देव दोनों मिलकर तुझे सरप्राइज़ देंगे। निशांत, क्या पापा आप भी हर वक्त भाई की साइड लेते रहते हो, पर एक बात आप भाई के चेहरे की चमक तो देखो, आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपने भाई को कितना अच्छा समय दिया है। कृष्णा, निशु स्टॉप इट, सब बैठे हैं यहाँ पे, सब कुछ तो शर्म कर। निशांत दोनों कान पकड़कर, सॉरी मम्मा। मनोहर, कृष्णा बहू मेरे बच्चे को मत डांटो, ये निशु का हक है। कृष्णा और दीवान जी, बस मेरे घर में ऐसे ही इन बच्चों की हंसी ठिठोली होती रहे और इन तीनों बच्चों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। देव भावुक होकर कृष्णा और मीना को गले लगा लेता है। दीवान जी अंजलि से, अंजू बेटा तू इतना सुस्त कैसे है? अंजलि, चाचू कल सारा दिन मस्ती करी ना, इसलिए थोड़ी थकान हो रही है। मीना हैरानी से, इतने से काम में थक गई, पता नहीं कैसे ससुराल में सब संभालेगी। निशांत हंसते हुए, बड़ी मम्मा जिससे इसकी शादी होगी ना वो तो गया काम से, पता नहीं इस झल्ली को कैसे झेलेगा। अंजलि देव से, भाई इस लंगूर को चुप करो ना, पूरा दिन बकबक करता रहता है। देव, निशु अंजलि नो मस्ती, यह बताओ विनोद को ठीक से घर छोड़ा, इंजेक्शन लगवाया उसने? दीवान जी घबरा कर, क्या हुआ मिस्टर शर्मा को, विनोद के बारे में क्या बात हो गई? देव, रिलैक्स पापा, वो उनके हाथ में कील चुभ गया था, इसलिए टीटी इंजेक्शन लगवाने का बोला था।
देव अंजलि तुम फ़ोन करके विनोद से पूछो कैसा है वो। अंजलि वो भाई निशु कर लेगा, मैं क्यों। देव क्या हुआ तुझे, तू फ़ोन कर विनोद को। निशु तू बस वाले को कॉल कर। कृष्णा की तरफ देखते हुए मम्मा कल सुबह फंक्शन कितने बजे शुरू होना है। दीवानजी देव तू आराम कर बेटा, मैंने और निशु ने सब काम पूरा कर लिया है। अंजलि बेटा मिस्टर शर्मा को फ़ोन करो बच्चे। अंजलि खड़े होकर चाचू वो मेरा फ़ोन रूम में है, मैं बात करती हूँ, इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। और रूम में आकर फ़ोन उठाते ही बेचैन होकर इधर उधर घूमते हुए मन में कैसे बात करूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। कल की बात याद आते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वह अपने आंसू पोंछकर धड़कते दिल से विनोद का नंबर डायल करती है और हर एक रिंग के साथ उसकी सांसें अटकने लगती हैं। इधर विनोद नींद में बिना देखे ही फ़ोन उठाकर हेलो। विनोद की आवाज़ सुनकर अंजलि की धड़कनें बेतहाशा दौड़ती हैं, उसके मुख से आवाज़ ही नहीं निकलती। विनोद गंभीर होकर हु आर यू, टू हुम यू हैव टू टॉक, सामने से किसी की आवाज़ न सुनकर झल्लाकर फ़ोन काट देता है। अंजलि थोड़ी देर के बाद वापस कॉल करती है। विनोद फ़ोन देखता है, अंजलि का नंबर उसने एंग्री बर्ड के नाम से सेव किया था। विनोद झटके से उठकर बैठ जाता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। अंजलि मन में प्लीज़ सर एक बार फ़ोन उठा लीजिए प्लीज़। अंजलि विनोद को एक बार फिर कॉल करती है। इस बार विनोद फ़ोन उठाकर रूखे स्वर में कहिए मिस अंजलि, अभी और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है जो आप बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। आपको इतने मैनर्स नहीं है कि जब सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम बार बार कॉल बैक नहीं करें। विनोद की बातें अंजलि को तीर जैसी चुभती हैं और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उसके शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलती। वो तो विनोद गुस्से में आ रही देर मिस अंजलि बोलिए कैसे फ़ोन किया। अंजलि धीरे से हिम्मत करके सर आपकी चोट कैसी है। विनोद बीच में अंजलि को रोकते हुए मिस अंजलि जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ, हाथ की चोट तो समय के साथ सही हो जाएगी, लेकिन आपने जो कल रात किया खैर छोड़िए। आपने बस ये पूछने के लिए कॉल किया था या फिर और कुछ कहना बाकी है अभी। अंजलि सर भाई पूछ रहे हैं। विनोद रूखी स्वर में संजय भाई से मैं बात कर लूँगा और हाँ एक बात, आज के बाद आप मुझे कभी कॉल मत करना क्योंकि मैं अब दोबारा अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकता। इट्स दैट क्लियर। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। अंजलि फ़ोन रखकर कुछ देर बेड पे ऐसे ही बैठी रोती रहती है और वो फिर नीचे सबके पास जाकर भाई सब ठीक सर ठीक हैं, उन्होंने कहा है वो आपसे बाद में बात कर लेंगे। इधर विनोद फ़ोन रखकर अपनी आंखें बंद कर बेड से सिर टिकाकर बैठा था। आई एम सॉरी अंजू, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। आज जो मैंने तुमसे रूड बिहेव किया उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, यह पहली बार या दिल किसी को देखकर धड़का था अंजू, लेकिन तुमने मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। मैं सपने में भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता और तुम तो मेरी ज़िंदगी बन रही हो। पता नहीं चला कब मेरे दिल में बस गई, लेकिन अच्छा हुआ जो मेरा भ्रम जल्दी टूट गया। थोड़ी देर और नहीं जी जाती ये वाली ज़िंदगी को, इस दिल को अपने दिल को हाथ रखकर संभालना मुश्किल हो जाता। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी आ जाती है। कमरे के बाहर मिसेस शर्मा, क्या मैं अपने बेटे के कमरे में आ सकती हूँ। विनोद एकदम से चौंक कर दरवाजे क्यों देखता है। सामने मुस्कुराती हुई अपनी मॉम को देखकर उठकर उनके पास आता है और उनके गले लगकर थैंक यू सो मच मॉम, उनके हाथ को पकड़कर अंदर आते हुए आइए मॉम, लंबी सांसें लेकर राइट नाउ आई नीड यू। रूही उसके गालों को छूकर क्या हुआ बीनू, या तेरे हाथ में चोट कैसे लगी। मैं एनजीओ के फंक्शन में थी बच्चा, जब तुम घर आए मुझे अभी तुम्हारे डैड ने बताया तुम आ गए हो। विनोद शांत होकर रिलैक्स मॉम, बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी, इतना कहकर रूही की गोद में सर रखकर लेट जाता है। रूही मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाकर बीनू कौन है वो। विनोद हड़बड़ाते हुए आप क्या कहना चाहती हैं। रूही गंभीर होकर तुम समझ रही हो बेटा, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है और वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, लेकिन आज मुझे तुम्हारे चेहरे पे मायूसी दिख रही है, वह कुछ अलग ही कहानी बता रही है। विनोद उठकर रूही को गले लगा लेता है। रूही उसके कंधों को थपथपाकर टाइम दो उसे बेटा, और मैं जानती हूँ तुम कर पाओगे। मुस्कुराते हुए वैसे मैं उस एंजल से मिलना चाहूँगी जिसने मेरे बेटे को अपना दीवाना बना दिया है, कुछ तो बात ज़रूर है उसमें। विनोद नम सर में मॉम आप किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि खूबसूरत एहसास शुरू होने से पहले ही सब कुछ बिखर गया। रूही भावुक होते हुए कुछ नहीं बिखरा बेटा, सब ठीक होगा। ये देवदास बनना छोड़ो, तुम पर सूट नहीं करता। चलो आज मैं तुम्हारे सिर में मसाज करती हूँ। इतना कहकर ड्रेसिंग से ऑयल लेकर विनोद के बालों में हल्के हाथों से मसाज करती है। रूही के स्पर्श से विनोद की सारी टेंशन खत्म हो जाती है और उसे दिल में सुकून महसूस होता है। वह रूही के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए मॉम आपके हाथों में जादू है, मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया, लव यू सो मच मॉम। यहाँ मित्तल हाउस में रेडी थे कल हल्दी की रस्म के लिए। मीना कृष्णा ने अपनी देखरेख में सारा सामान रखवा लिया था। निशांत भरत के साथ सौर्य को लेकर रिसोर्ट रवाना हो गया था और बाकी सब गाड़ियों से कल सुबह निकलने वाले थे। नीलिमा भी माहेश्वरी भवन में अंजलि के साथ सेजल को दिए जाने वाले सामान को व्यवस्थित करके एक जगह रख रही थी। थोड़ी देर के बाद रमेश कृष्णा से आंटी डिनर रेडी है, आप सब आ जाइए।
कृष्णा, रमेश बेटा तुम जाकर देव को बोलो हम आ रहे हैं। इधर देव अपने रूम में सेजल को फ़ोन लगाता है। हेलो मिसेज मित्तल, हो गई सारी तैयारी? सेजल मायूसी से, जी बिल्कुल, बस आज की आखिरी रात है हमारी अपने घर में, इसलिए हम चाहते हैं कि आज की सारी रात हम जाग कर काट दें और अपने अनमोल पलों की खूबसूरत यादों को समेट लें। इतना कहते ही उसका गला रूंझ जाता है। देव गंभीर होकर, सेजल आपने प्रॉमिस किया था, फिर आप ऐसे क्यों करोगे? गलत बात है डियर, आपको तो खुश होना चाहिए। कल आप अपने घर में मिस महेश्वरी बनकर निकलेंगे और जब आप वापस इस शहर में कदम रखेंगे तो आपके माथे की बिंदी, आपकी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र आपको एक अलग ही पहचान देगा। आप अपने असली घर जाएंगे। सेजल आपको मुझसे जन्मों जन्मों तक 7 फेरों के पवित्र बंधन में जुड़ जाएंगी। आप सेजल देव मित्तल बन जाएंगी। आपके नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। हम दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। सेजल प्लीज़ उदास मत होइए और अपने आने वाले खूबसूरत सफ़र को मेरे साथ हाथों में हाथ डालकर निभाने के लिए तैयार हो जाइए। सेजल मुस्कुराते हुए, थैंक्स पतिदेव मुझे समझाने के लिए। यह बताइए कैसे फ़ोन किया? देव मुस्कुराते हुए, मुझे मालूम था इस समय मेरी वाइफ को उनकी ज़रूरत है तो मैंने तुरंत कॉल कर दिया और देखिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। सेजल हल्की मुस्कान से, आपकी बातों में कोई नहीं जीत सकता मिस्टर मित्तल। देव शरारत से, अरे आप हमारी अदालत में तो आइए, हम आपको भी हारने नहीं देंगे मैडम, इतना तो भरोसा करती है ना आप अपने पति पर। सेजल शर्माते हुए, जी बिल्कुल पतिदेव, अब आपकी आज्ञा हो तो हम डिनर के लिए नीचे जाएं। देव मायूसी से, जाइए जाइए, आज की रात और कल से तो आप मेरी निगाहों के सामने ही रहोगी, मेरे आसपास। कल से कोई बहाना मत ढूंढना मुझसे दूर होने का, वरना। सेजल शर्मा कर, वरना क्या कर लेंगे आप? ओहो क्या बात है, इम्प्रेसिव, लगता है किसी को अपनी धड़कनें बढ़ाने का शौक़ लग गया है। कल मिलिए तो सही मैडम, फिर आपके सवालों के जवाब दूंगा। जाइए, सब वेट कर रहे होंगे आपका, उदास मत होइए, सबके साथ मिलकर अच्छे से समय बिताइए। मैं कल सुबह 6 बजे आऊँगा आपको लेने। तो विद मिसेज मित्तल का, ओके बाय, गुड नाइट, इतना कहकर फ़ोन रख देता है। ऐसे ही आज की रात भी बीत जाती है। दोनों घरों में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। जहां एक और मित्तल परिवार अपने घर बहू लाने की खुशी मना रहा था और दूसरी ओर महेश्वरी परिवार अपने लाडों के लिए देव जैसा हमसफ़र मिलने पर अपने आप में ही फूले नहीं समा रहे थे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सेजल की आंखों में नमी छा रही थी। थोड़ी ही देर में देव की गाड़ी महेश्वरी भवन आकर रुकती है और डोरबेल बजती है तो सेजल की आंखों की नमी आंसुओं के जरिए बहने लग जाती है। शीतल दरवाज़ा खोलती है, सामने देव को खड़े देखकर, आइए जीजू से। देव शांत लहजे में, शीतल कहाँ है सब? शीतल उदास होते, जीजू सब आप बैठिए, बस देहरी पूजन की रस्म करनी है, मम्मा ने तैयारी कर ली है, पापा दी के कमरे में उन्हें लेने गए हैं। इतने में ही बरसा आकर देव को चाय का कप पकड़ाती है और चली जाती है। चुपचाप होकर चाय पीने लगता है। कुछ देर बाद शेखर जी सेजल का हाथ थामे नीचे आते हैं। सेजल नम आंखों से एक नज़र देव को देखती है। देव उसे देखते ही अपनी नज़रें घुमा लेता है और सेजल की आंखों में नमी उसे बेचैन कर रही थी। सुमन सेजल के पास जाकर, चलो बेटा, अपने खूबसूरत और नए जीवन की ओर कदम रखने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो। शीतल और वर्षा पूजा की थाली लेकर पूजा घर में खड़ी थी। सेजल अपने माँ पापा का हाथ छोड़कर थामे पूजा घर में जाकर पूजा करती है। आखिरी बार अपने हाथ से प्रसाद सबको देती है। सुमन शेखर से, आप अपनी लाडो को लेकर देहरी पूजन के लिए आइए। सेजल शेखर के हाथों को कसकर पकड़े हुए धीमे कदमों से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आती है। सुमन, देव बेटा आइए, सेजल की पूजा के बाद वह सीधे बाहर से होकर ही जाएगी, इसलिए आप आइए। देव जी, मम्मी, इतना कहकर देव जी भी बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सेजल की ओर देखता है तो शेखर जी के हाथों को थामे नम आंखों से अपने घर को निहार रही थी। सुमन सेजल से, हाथ छोड़ो सेजल और नीचे बैठो। सेजल एक नज़र शेखर की तरफ देखती है। शेखर उसके सर पर हाथ रखकर उसे इशारे से बैठने को कहते हैं। सेजल चुपचाप नीचे बैठ जाती है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर जल के चींटे लगाती है और गुड़ और घी से अपने मुख्य द्वार को पूजकर अपने हाथों को मुट्ठी में चावल और खीर भरकर घर के अंदर की ओर फेंकती है। ऐसा करते ही उसकी आंखों का सब्र जवाब दे जाता है और वह शेखर सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। शीतल वर्षा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इधर सेजल के इस तरह रोने से देव को बेचैनी बढ़ जाती है और तुरंत वहां से निकलकर गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। सेजल सुमन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देव उसको बैक मिरर से देखता है। सेजल के आंसू देव के दिलों को बहुत तकलीफ दे रहे थे। जैसे ही सेजल की नज़र देव से उलझती है वो इस तरह से रोने को मना करता है और अपना पूरा फोकस गाड़ी चलाने में लगा देता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती लगती है सेजल की सिसकियाँ और रफ्तार कम होने लगती है। कुछ देर बाद देव ने उसे देखा तो अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर शायद सो गई थी। सुमन भी उसका हाथ थाम कर सर पीछे टिकाकर बैठी थी। देव उन्हें इस तरह देखकर एक सुकून सा महसूस हुआ। लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद देव की गाड़ी
गाड़ी रिसोर्ट में पहुंचती है। सभी गाड़ियां लगभग आगे पीछे ही पहुंचती थीं और दीवान जी अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद थे। अनिकेत की फैमिली भी अनिकेत को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। गेट पर राजस्थानी वेशभूषा में सजी हुई लड़कियां स्वागत के लिए तैयार थीं। जैसे ही देव की गाड़ी मेन गेट से अंदर आती है वैसे ही राजस्थानी फोक म्यूजिक शुरू हो जाता है। सभी कुछ परंपरागत तरीके से ओतप्रोत। गाड़ी से उतरने पर देव और सेजल का सबसे पहले तिलक लगाया जाता है और फिर दोनों की आरती उतारी। उसके बाद सेजल और देव ने अपने सभी परिजनों का आशीर्वाद लिया। सभी मेहमानों को निशांत ने रिसोर्ट में अपने अपने कमरे बता दिए थे और कुछ मेहमानों के स्वागत में शरीक थे तो कुछ सफ़र की थकान से अपने कमरों में सुस्ता रहे थे। सेजल ने जैसे ही कृष्णा जी के पैर छुए कृष्णा जी ने उसे गले लगा लिया था। मीना ने देव और सेजल की भी नज़र भी उतार दी थी। इसी तरह से सारे मेहमान वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। सुमन बिल्कुल कृष्णा जी, सुमन जी गौरी पूजन के लिए सेजल को अपने ससुराल के कपड़े पहनने हैं, वो आपको अभी रूम में नीलिमा के हाथों भिजवा देंगे। तो उसके बाद गौरी पूजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी इतनी ही, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। आज काफ़ी तो गाइस आज का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को एंजॉय करिए और मिलते हैं आपको कल। धन्यवाद।